तो आज हमें कंटिन्यू करना है बाई सीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये हम आज कंटिन्यू करेंगे। द बाई सीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, that is R, is specially designed for the situation in which both the variables are correlated or continuously measurable, but one of the two is for some reason reduced to two categories. मीन्स कल हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अगर हमें याद है तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने वहां से उठाए थे कि दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस हैं, है ना, कंटिन्यूअसली मेजरेबल है, बट वन ऑफ द टू इज फॉर सम रीजन रिड्यूस टू द टू कैटेगरीज। यानी जो ट्रूली डाइकोटोमस और जो लाइक क्रिएटेड वन है, लाइक पास एंड फेल, दैट इज ए लाइक क्रिएटेड वन आप कह सकते हैं। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ता है उनको, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस रिडक्शन टू टू कैटेगरीज मे बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ only way in which the data can be obtained. As for example, when one variable is whether or not a student passes or fail in a certain standard. तो अगर कहीं पे हमें देखना है कि उसने पास किया नहीं किया, दो अंडरलाइन जो मेजर है दैट इज ए कंटिन्यूअस मेजर, लेकिन उसको हमें पास और फेल में चेंज करना पड़ रहा है सो दैट हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टडी का गोल है। तो कंप्यूट कैसे करते हैं, ये हमने बात की थी कल कि डाइकोटोमस जो ट्रू डाइकोटोमस है और एक जिसमें अंडरलाइन कंटिन्यूअस वेरिएबल है, बट वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू डाइकोटोमस वन। ठीक है, तो वो हमने बात किया था, और वहीं पे हमारी जब बात आती है तो बाई सीरियल हमारा यूज होता है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल अपॉन विच द फॉर्मूला ऑफ बाई सीरियल R is based is that with zero is R is based is that with zero correlation there would be no difference means for continuous variable, and the larger the difference between means the larger the correlation. क्या है assumption, क्या है कि the principle upon which the formula for biserial R is based is that with zero correlation. अब zero correlation का मतलब क्या हुआ कि there is no correlation, there would be no difference of means for the continuous variables, and larger the difference between means and larger the correlation. तो क्या है कि there will be no difference between means. जो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, एक डाइकोटोमस वेरिएबल हमने लिया है। तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हमारा है तो उसमें उसका जो मीन है उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंड जितना ज्यादा मीन डिफरेंस होगा, है ना, जितना ज्यादा मीन डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कोरिलेशन होगा इसमें। तो यहाँ पे हम इसको एक बार चेक करते हैं कि क्या है। The biserial correlation mean of x value को एग्जाम्पल होगा तो हमें और समझ में आएगा यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, ये बाइसीरियल, ये बी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मीन ऑफ x वैल्यूज द हायर ग्रुप इन द डाइकोटोमाइज्ड वेरिएबल, यानी जो ज्यादा है डाइकोटोमस जो वेरिएबल है, जो ज्यादा जिसकी कैटेगरी है, द वन हैविंग एबिलिटी ऑन विच सैंपल इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो एम क्यू मीन ऑफ एक्स वैल्यू फॉर द लोअर ग्रुप, यानी दो ग्रुप हैं P एंड Q। तो जो Q है दैट इज द लोअर ग्रुप जिसमें कम लोग हैं, एंड P प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस इन द हायर ग्रुप, ये हायर ग्रुप में कितना प्रोपोर्शन है इन कंपैरिजन टू लोअर ग्रुप दैट इज P। इनका दोनों का ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस इन द लोअर ग्रुप में कितने प्रोपोर्शन है, हायर ग्रुप में क्या किस प्रोपोर्शन में है, यानी अगर एक में 4 है एक में 2 है तो 1:2 का रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया कि हाफ
है ना। तो एंड y इज ऑर्डिनेट ऑफ द यूनिट ordinate of the unit normal distribution curve at the point of the division between segments containing P and Q proportion of the cases. And ST is standard deviation of the total sample in the continuous measured variable x. जो continuous variable है उसका ये standard deviation है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब बाई सीरियल कोरिलेशन वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, प्रोपोर्शंस है। तो स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला यूज करके सो विल यूज दिस फॉर्मूला एंड विल कैलकुलेट जो भी हमारे पास डेटा है उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि कैलकुलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कहाँ आप यूज करोगे, किस डेटा के साथ में आप इसको यूज करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो ये बाई सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका सेम आपका फॉर्मूला है यहाँ पे। देन स्टैंडर्ड एरर ऑफ आरबी, स्टैंडर्ड एरर क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर हमने पहले भी किया है। तो इफ द ऑब्टेन्ड आरबी यानी बाई सीरियल कोरिलेशन इज ग्रेटर देन 1.96। अब 1.96 क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे हम टेबल से देखते हैं, टी टेबल, जेड टेबल, इन तरह के वहां पे हम देखते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 उसके बीच में कितने लोग हैं, क्या वो क्रिटिकल वैल्यूज हम चेक करते हैं, हमारे पास टेबल होती है ना। तो आरबी इज ग्रेटर देन 1.96। अगर आरबी 1.96 क्या कहते हैं से ज्यादा आता है, इट्स स्टैंडर्ड एरर if the obtained RB is greater than 1.96 times its standard error, we conclude that 0.05 level the obtained correlation would not very probably have arisen by chance from a population in which the correlation is zero। है ना, कि हम ये मान के चलते हैं कि कोरिलेशन जीरो है ना, लेकिन अगर आरबी यानी आपका पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन इज 1.96 टाइम्स ग्रेटर है, किससे, इस स्टैंडर्ड एरर से, है ना। भाई एरर का अब सिंपल सा है, अगर हमारा चांसेस है कि हमारा स्कोर सपोज 2 है और हमारे एरर के चांसेस कितने हैं कि क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड एरर हम निकाल रहे हैं, इस स्टैंडर्ड एरर के चांसेस क्या है, सपोज चांस है 1 कि यानी कि ये 1 भी हो सकता है, ये 2 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इस रेंज में वेरी कर सकता है क्योंकि इतना एरर होने का चांसेस है हमारे पास। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एरर 0.05 लेवल की वैल्यू होती है, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, अगर इससे 2 गुने ऑलमोस्ट 2 टाइम्स अगर इससे ज्यादा है, अगर ये वैल्यू जो हमारी आई है, तो ये बाई चांस नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। हाँ उतना हो सकता है, हम मान सकते हैं, जैसे हमने ये माना हुआ कि यहाँ पे 0.05 लेवल पे, है ना, अगर इस मतलब अराउंड 2 कह सकते हैं, हाँ 2 टाइम्स है ये, तो ये बाई चांस नहीं है। तो क्या है 0.05 level, the obtained correlation would not very probably have arisen by chance for a population in which the correlation is zero। तो हम ये मान के चलते हैं जहाँ पे correlation zero है, हम ये assume करके चल रहे हैं और वहां पे रिलेशनशिप आ रहा है और 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर्स के आ रहा है, तो हम ये मानते हैं कि बाई चांस नहीं है, देयर इज सम फैक्टर्स जो उसको उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा आ रही है, यानी उसका इफेक्ट हो रहा है, कोरिलेशन जो भी है वो बाई चांस एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम इस तरीके से करके और उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर आपका आता है कि एन इवेल्युएशन ऑफ बाई सीरियल आर, बिफोर कंप्यूटिंग आर ऑफ कोर्स वी नीड टू डायकोटमाइज द ईच वाई डिस्ट्रीब्यूशन।
डेफिनेटली, बिकॉज हमने ये बोला ना कि ये अंडरलाइन कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना, उसको बाय लाइक बिकॉज ऑफ सम रीजंस और डिमांड ऑफ द स्टडी ऐसी है कि हमें उसे डाइकोटोमस वेरिएबल में चेंज करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज तो यही करेंगे कि वाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम चेंज करेंगे। एंड इन एडॉप्टिंग ए डिवीजन पॉइंट, it is well to come as near the median as possible। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो मीडियन, यानी मीडियन का मतलब क्या है, हाफ ऊपर हाफ नीचे, ये तो हम बोल रहे थे। तो इस तरह से डिवाइड करें कि इसके ऊपर हाफ हो और इसके नीचे हाफ हो। In all these special instances, however, we are not relieved of the responsibility of defending the assumption of the normal population distribution of Y। तो हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं मान करते हैं, दो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, किसमें कर रहे हैं, ऑर्डिनल डेटा में कर रहे हैं, ऑर्डर वाले डेटा में, रैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैटेगरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, डाइकोटोमस उसमें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि वी शुड, मतलब हमारा जो पॉपुलेशन है वो फॉलो करेगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। It may seem contradictory to suggest that when the obtained Y distribution is skewed, we resort the biserial R, but note that that is the sample distribution that is skewed and the population distribution that must be assumed to be normal। तो उस भाई अगर सिर्फ दो ही हैं तो आपका जो Y डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आपने कन्वर्ट किया है वो केवल दो ही चीजें हैं तो स्क्यूड हो सकता है, कहने का मतलब है। तो Y डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, वी रिजॉर्ट द बाइसीरियल R, but note that is the sample distribution is that is skewed and the population distribution must be assumed to be normal। तो हम ये मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन जो है, जो भी पॉपुलेशन है, that is normally distribution, ये assumptions हम लेके चलते हैं। तो बाइसीरियल R is less reliable than Pearson R। Whenever there is a real choice between computing a Pearson R or biserial R, however, one should favor the former unless the sample is very large and computation time is important consideration। मतलब अगर हम नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, सैंपल बहुत ज्यादा है, हमारा डेटा अलाउ नहीं करता कुछ चीजों को, तब तक हमें कोशिश करनी है, क्योंकि देखो पहले भी ये बात हुई है, ऑर्डिनल हो या कैटेगोरिकल डेटा है या हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें उसको, इन बोथ द केसेस आप ये कह सकते हो कि जो हमारा डेटा है, जो स्केल्स हैं, ज्यादा बेटर स्केल्स आपका रेशियो और इंटरवल स्केल्स हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस डेटा होता है, वो ज्यादा बेटर तरीके से हम उसको उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं, चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां पे भी हमें पॉसिबिलिटी है वहां पे हमें वो स्केल्स यूज करने चाहिए, ठीक है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए बाइसीरियल R इज considerably larger than that for a R derived from a same sample। तो ये देखा गया है क्योंकि डाइकोटोमस वेरिएबल है तो कन्वर्ट किया हमने, तो इसका स्टैंडर्ड ज्यादा आने के चांसेस हैं, ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू पियर्सन R, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रही है, आप कोई कैटेगरीज डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस होता है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये था आपका पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन। अब आता है पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो पॉइंट बाई सीरियल कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द टू वेरिएबल इज इन ए कोरिलेशन प्रोबेबली इन ए जेन्युइन डाइकोटोमी। यानी जेन्युइन का मतलब और एक क्रिएटेड का मतलब दोनों मैंने कल समझाया था, तो वो तो आपको पता है। जेन्युइन का मतलब हो गया जैसे मेल फीमेल, है ना, तो ये जेन्युइन होगा, चलिए इसको और तो आप यहाँ पे क्रिएटेड नहीं किए, तो ऑलरेडी है, नेचुरल है। तो द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कोफिशिएंट टू यूज इज पॉइंट बाई सीरियल। अगर उनमें से एक ट्रू यानी जेन्युइन है डाइकोटोमस, देन इट इज बेटर टू यूज पॉइंट बाई सीरियल।
कल के कॉन्सेप्ट याद है ना जो मैंने बताए थे, क्योंकि उससे बिना ये समझ में नहीं आएगा। और जिसने आई थिंक आप में से कई लोग क्लास में थे भी नहीं, तो मैंने आज क्रिएट किया है आपकी क्लास का जो रिकॉर्डिंग्स है उनका प्लेलिस्ट बनाया है। सो मैं वो आपको पास भेजूंगा, आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लेना, मे बी कल या परसों में, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस। तो example of genuine dichotomous are male or female, being a farmer as not being a farmer, है ना, या तो मेल है या तो नहीं है, तो या farmer है या नहीं है। Bimodal or other peculiar distribution, although not representing entirely discrete categories, are sufficiently dichotomous to call for the point biserial rather than biserial। तो बाई मॉडल और अदर पेकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। बाई मॉडल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां पे दो हैं इस तरह से, दिस इज बाई मॉडल। तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्दो नॉट रिप्रेजेंटिंग इंटायरली डिस्क्रीट कैटेगरीज, एकदम डिस्क्रीट तो नहीं बता रहे। बाई मॉडल में क्या हो गया कि मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर इस तरह से हो सकता है ना। रिप्रेजेंटिंग इंटायरली डिस्क्रीट आर सफिशिएंटली डाइकोटोमस, अगर उनमें उनके साथ भी आप यूज कर सकते हैं पॉइंट बाइसेरियल को इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइसेरियल। It is used to measure the relationship between continuous variable and the dichotomous variable, number one. In other words, it measures the relationship between two variables in situation where one variable is measured on an interval or ratio scale and other one is that is continuous or regular score, but the second variable has only two different values, that is dichotomous variables such as male and female, firstborn and secondborn, success versus failure, over 30 years and below 30 years। तो कहने का मतलब है कि जहां पे एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, कंटिन्यूअस का मतलब या तो वो इंटरवल है या फिर रेशियो है, और दूसरा जो है वो आपका कैटेगोरिकल है, दैट इज डाइकोटोमस है। To compute the point biserial correlation, the dichotomous variable is first converted to numerical values, assigning value of 0 and 1 category and value of 1 to other category। यानी कि अगर मेल है एंड फीमेल है तो इसको हम कैटेगरी, इसको क्या करेंगे, मेल को हमने 0 असाइन कर दिया, फीमेल को 1 कर दिया। तो जब आप कभी वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, SPSS यूज करते हैं, तो वहां भी हम जिस तरह के कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नंबर असाइन कर देते हैं। तो एंड देन क्या होता है, द रेगुलर पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला इज यूज्ड विद द कन्वर्टेड डेटा। सब कुछ वही है, हमने 0 और 1 का वैल्यू दे दिया, एक कंटिन्यूअस हमारे पास ऑलरेडी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपका पियर्सन कोरिलेशन फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, सबसे पहले किया था, तो वो फॉर्मूला यूज करके दोनों डेटा में हम उसका निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट बाय सीरियल, the point biserial correlation coefficient R is a special case of Pearson correlation coefficient. It measures the relationship between two variables. One is continuous variable. One continuous variable must be ratio or scale. Ratio, scale or continuous variable must be also a interval scale. One naturally by binary variable, यानी dichotomous होना चाहिए। तो one ratio या interval, one binary. For example, does drug A and drug B improve depression? तो ड्रग ए ड्रग बी क्या होगा, डाइकोटोमस हो गए, डिप्रेशन का स्कोर कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ए वुमेन और मैन लाइकली टू अर्न मोर एज नर्स, तो इस तरह के जब होते हैं कि अर्निंग जो हो गई वो कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया, मेल और फीमेल नर्स जो है आपका डाइकोटोमस हो गए। तो इस तरह के केसेस नेचुरल वन है। तो इस तरह के चीजों को जब हम करते हैं वहां पे हम पॉइंट बाय सीरियल करते हैं। द ओनली थिंग इज वहां पे हम डाइकोटोमस वेरिएबल को 0 1 की कैटेगरी वैल्यू दे देते हैं और उसका कंप्यूट कर लेते हैं विद सिमिलर फॉर्मूला। ठीक है, तो द कंप्यूटेशन द प्रोडक्ट मूवमेंट आर, या इस उसको पियर्सन है, उसी तरीके से
इसको प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आर could be computed with Pearson basic formula. The RPBI point by serial were computed from the data actually justified the use of RB. The coefficient computed would be markedly smaller and RB obtained from the same data. तो अब क्या होता है कि अगर बाई सीरियल करते हैं उसी डेटा के ऊपर और पॉइंट बाई सीरियल हम करते हैं, है ना, तो क्या होगा, द कोफिशिएंट कंप्यूटेड वुड बी मार्केडली स्मॉलर फॉर आरबी। बाई सीरियल के लिए जो कोफिशिएंट का अगर सेम डेटा पे हम दोनों ही चीजें करें तो क्या होगा, ये स्मॉलर आएगा, वैल्यू आएगी। अब आरबी इज अंडर स्कोर पी क्यू डिवाइडेड बाई वाई। पी क्यू आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शंस हैं, एक और एक्स एंड वाई के दो दो वेरिएबल हैं, उनके प्रोपोर्शन में जो डायकोटोमस वेरिएबल है उनके प्रोपोर्शंस हैं, किस प्रोपोर्शन में क्या कौन लोग आते हैं, ठीक है। वाई आपका जो दूसरा वेरिएबल है वो आएगा। तो अब यहाँ पे अब हम देखते हैं द पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन आर पी बी आई एम पी माइनस एम क्यू अंडरस्कोर पी क्यू डिवाइडेड बाई एस टी। तो एम पी क्या है, मीन ऑफ एक्स वैल्यूज ऑफ द हायर ग्रुप, जिस ग्रुप में ज्यादा है, जैसे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल नर्स फीमेल नर्स, जो भी आपका डेटा है ना, ग्रुप इन द डायकोटोमाइज्ड वेरिएबल, यानी जो डायकोटोमाइज किया है वेरिएबल या जो ट्रू डायकोटोमस वेरिएबल्स हैं उसमें एक्स क्या है, हायर ग्रुप की वैल्यू है, मीन ऑफ एक्स वैल्यूज फॉर द हायर ग्रुप, कि उसके अंदर के जो भी लोग हैं उनका मीन है। एम क्यू अगेन लोअर ग्रुप का हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, पी क्यू भी ये हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी आपका आ गया यहाँ पे। तो देन these are the alternate मेथड, सेम फॉर्मूला है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक्चुअली फॉर्मूला वही है ना, कि आपका जो भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सेम फॉर्मूला है, द ओनली थिंग इज कि वो डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है ना। तो प्रोपोर्शन निकाला है एन पी एन की, तो सेम चीज है, आप अगर देखेंगे तो है सारा कुछ वही, लेकिन इन डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये पॉइंट बाई सीरियल वर्सेस बाई सीरियल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, when the dichotomous variable is normally distributed without reasonable doubt it is recommended that RB be computed and interpreted। अगर हमें लगता है डायकोटोमस वेरिएबल जो हमारा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें आरबी यूज करना चाहिए, है ना। इफ देयर इज ए लिटिल डाउट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज जेन्युइन डायकोटोमी, अगर हमें लगता है कि जेन्युइनली डायकोटोमस वेरिएबल है, जैसे मेल फीमेल की बात हमने की, तो क्या है, देन पीबीआई पॉइंट बाय सीरियल हम शुड बी कंप्यूटेड एंड इंटरप्रेटेड, तब हम पॉइंट बाय सीरियल हमें करना चाहिए। अगर हमें डाउट है कि डायकोटोमस, if the little doubt that the distribution is genuine dichotomy, अगर नहीं है डायकोटोमस नहीं है, हमें जरा भी डाउट है ये डायकोटोमस नहीं है, तो हम यूज करेंगे पॉइंट बाई सीरियल। अगर है जेन्युइन है देन हम यूज करेंगे बाई सीरियल, है ना, ठीक है। तो व्हेन इन डाउट द आरपीवाई इज प्रोबेबली द सेफर चॉइस। अगर हमें डाउट है, हम डाउट कर रहे हैं कि नहीं ये डायकोटोमस जेन्युइन डायकोटोमी नहीं है, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हम पॉइंट बाई सीरियल कंप्यूट करें। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट बाई सीरियल एंड बाई सीरियल, RB is equal to RPBI point by serial underscore PQ proportion and then this is and then उसी का फॉर्मूला जो अगर मैथ आपने थोड़ा बहुत किए तो आपको पता है कि यहाँ पे RPB, अगर ये RPBI इधर ले आएंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा, सिंपल सा है, ये पलट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशनशिप है ना। पता है ना, किया होगा आपने, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने मैथ का, अगर आपको याद होगा, अगर मैथ की है तो आरबी है, तो जब आरबी को इस साइड में ले जाएंगे हमें, क्योंकि आरबीबी निकालना है, इनका रिलेशन का वैल्यू क्या होगी, आरबीबी, ये वाई आपका इधर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा पी क्यू, ये आपका आरपीबीआई का फॉर्मूला हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है दोनों के
बीच का, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू टेट्राकोरिक कोरिलेशन, है ना, बाई सीरियल एंड पॉइंट बाई सीरियल। बाई सीरियल मतलब डाइकोटोमस, बाई का मतलब टू होता है, पॉइंट बाई सीरियल जहाँ पे हमने क्या कहते हैं डाइकोटोमी क्रिएट की है, वो हो गया। एंड देन नाउ वी आर कमिंग टू टेट्राकोरिक कोरिलेशन। Tetrachoric R is computed from the data in which X and Y have been reduced artificially to two categories. अब कहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान देने वाली बात है, वहां पे हमने एक डेटा को आर्टिफिशियली, जब हम पॉइंट बाई सीरियल कर रहे थे, हम एक डेटा को आर्टिफिशियली रिड्यूस करके डाइकोटोमी में ला रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों वेरिएबल्स को हम डाइकोटोमस या आर्टिफिशियल डाइकोटोमी में क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां पे टेट्राक्लोरिक हम यूज करें। अंडर द टेट्राक्लोरिक, सॉरी, अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, it gives a coefficient that is numerically equivalent to Pearson R, may be regarded as approximation to it. तो अब क्या है कि अगर कंडीशंस एप्रोप्रिएट हैं, तो ये हमें पियर्सन आर की तरह रिजल्ट्स देता है, या उसके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हमें देता है। तो टेट्राक्लोरिक समझ में आया, जहां पे दोनों वेरिएबल्स हमारे डाइकोटोमी में होते हैं, और वो भी आर्टिफिशियल, जब हमने क्रिएट किया। क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं cos pi, r cos pi इक्वल टू cos, है ना। अब ये मैथ का है, तो इसको मैं साइन कॉज ये सारी चीजें, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। तो ए is frequency of cases in the higher group, B is frequency of cases in the lower group, है ना, C is frequency of the cases in the lower group in variable x and y, higher group in variable y, and D is आपका D क्या है, frequency of cases in the lower group in both variables. Y is ordinate of the unit normal distribution curve at the point of division between segment P and Q, proportion of the cases, and ordinate of the unit normal distribution curve Y dash जो है, and division between segment P and Q proportions. So ये different proportions हैं, different। तो अब हमारा क्या कहते हैं, टेट्राकोरिक समझ में आ गया। टेट्राकोरिक R is computed from the data which both x and y have been reduced to RT। ये हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना है आपको, है ना। और ये इक्विवेलेंट टू, आप ये कह सकते हो, जो आपका पियर्सन आर है, उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट देता है हमें। तो इसको हम समझते हैं क्या है, एक बार मैं और बताता हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्या है, ए क्या है, frequency of cases in the higher group in both variables, यानी दोनों वेरिएबल्स में, हायर ग्रुप में क्या क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस इन हायर ग्रुप इन बोथ वेरिएबल्स। तो जो फ्रीक्वेंसी है, आपने जैसे दो ग्रुप लिए हैं, तो उनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस इन हायर ग्रुप, जिनमें नंबर ज्यादा है, हायर ग्रुप इन बोथ वेरिएबल, दोनों में कौन सा ऐसा ग्रुप है जहां पे दोनों में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो इसी तरीके से बी का है, फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस इन द हायर ग्रुप इन वेरिएबल एक्स एंड द लोअर ग्रुप इन वेरिएबल वाई, जिसका वेरिएबल एक्स में ज्यादा है, वाई में कम है। सी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ केसेस इन द लोअर ग्रुप in variable x and the higher group in the variable y. D is frequency of cases in the lower group in both variables, जिनमें दोनों में ही उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया हुआ है ना। अब
हमारा ये प्रोपोर्शन है ये, ठीक है, ये वाई ऑर्डिनेट आपका हो गया पी एंड क्यू और पी डैश एंड क्यू डैश। तो क्या है, वेरिएबल एक्स और ये प्रमोशन, ये आपका बी हो गया। ये ग्रुप कौन सा है, जिसमें वेरिएबल वाई ज्यादा है प्लस एंड प्रपोर्शन उसका यहाँ पे अगर हम देखें बी तो ये कम है, इसमें दोनों में प्लस है, इसमें प्लस में। तो ये चार ग्रुप इस तरह से वेरिएबल्स के बन जाते हैं, वेरिएबल एंड प्रोपोर्शंस के, ठीक है, क्योंकि पी क्यू आपके प्रमोशन है, प्रोपोर्शंस हैं, पी डैश क्यू डैश है, ये सारी चीजें। तो इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, ये वही चीज है, फॉर्मूले को उन्होंने डिफरेंट उसमें रख दिया है, क्या कहते हैं, फॉर्म में, दैट इज द सिमिलर थिंग। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ देखना है कॉस पाई। अब पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, तो दीज आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अंडरस्कोर बीसी अंडरस्कोर एडी प्लस बीसी। तो ये आपको पता लगे ये क्या है। कॉस जब वैल्यू आएगी तो हम निकालते हैं, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, और आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन आल्सो इन दैट, बट आई नो दैट साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस, ये सारी चीजें मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीजें होती हैं, तो वो उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल ऑफ टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन। क्या है, स्टूडेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट, ठीक है। वेट है, अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर तो नहीं दिख रहा है और मैं इसको चीज भी 61 54 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको दिख रहा है कि आपकी स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन पे मुझे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया है ना, कैटेगरी क्या हमने बनाई, लाइट और हैवी, कौन किसका वेट ज्यादा है किसका वेट लो है। दूसरी चीज हमने बना ली यहाँ पे उसका हाइट, कि बिलो मोर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया टॉल, लेस देन 1 सेंटीमीटर शॉर्ट मान लिया। तो अब ऐसे कौन से लोग हैं जो लाइट हैं और टॉल हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो हैवी हैं टॉल है, वो ये हो गया, ये नंबर हो गया। ऐसे कौन से लोग हैं जो लाइट हैं और शॉर्ट हैं, डी हो गया। ऐसे कौन से लोग हैं जो हैवी हैं और शॉर्ट हैं, वो ये हो गया। तो अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ए बी सी आई थिंक और क्लियर हुआ होगा आपको, डाइकोटोमस वेरिएबल है और उनके प्रोपोर्शंस हमने निकाल लिए एक तरीके से, ये कितना नंबर है, नंबर से नंबर आएगा तो प्रोपोर्शन हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर यानी आरटी हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम प्रोपोर्शन ये आ जाएगा, इसका प्रोपोर्शन इसके प्रोपोर्शन आ गए, ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट का एंड अंडरस्कोर एन। इट इज ऑब्टेन्ड इफ अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इफ द ऑब्टेन्ड आरटी इज ग्रेटर देन 196 टाइम, है ना, 1.96 टाइम्स, इट इज स्टैंडर्ड सोर्स वी कैलकुलेट दैट 0.05 लेवल, क्योंकि 0.5 लेवल पे ही ये वैल्यू होती है। जब आप देखोगे टेबल तो आपको पता लगेगा, लेवल द ऑब्टेन्ड कोरिलेशन वुड नॉट वेरी प्रोबेबली हैव अराइजन फ्रॉम द चांस। मैं कहने का मतलब है कि अगर 1.96 की जो वैल्यू है उससे आपका स्टैंडर्ड एरर उतने टाइम से ज्यादा आता है, तो क्या है कि बाय चांस नहीं है, देयर इज रियल चेंजेस, देयर आर रियल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। अगर उससे कम है तो there is no significant difference in those groups, ठीक है। then आता है the tetrachloric R requires both X and Y represent continuous normally distributed and linearly related variable, यानी किसी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा लेकिन दोनों ही कंटिन्यूअस हैं एंड दोनों ही जो सैंपल्स हमने लिए हैं जो और लिया है जो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये जंक्शन है इसका। The tetrachloric R is less reliable than Pearson R. Pearson R से कम reliable है, क्योंकि definitely you were changed because of some reasons, because you don't have any option that, and you have to categorize those variables in dichotomy, तो definitely उसका इफेक्ट पड़ता है, तो उतना reliable नहीं होगा। It is more reliable when n is large, जितना बड़ा, ये सभी के लिए जितना बड़ा लार्ज होगा है ना, वो उतना ज्यादा
सैंपल बड़ा होगा उतना नॉन प्रोबेबिलिटी को फॉलो करेगा, उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। RT इज लार्ज एज इज ट्रू फॉर अदर RS। तो अगर इसमें क्या होता है, जो दूसरे उसमें एरर्स आते हैं उनसे RT थोड़ा ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, यानी स्टैंडर्ड जो इसका एरर है। द डिवीजन इन द टू कैटेगरीज आर नियर द मीडियंस। तो जो भी हम डिवीजन करते हैं ना, ये वो मीडियन के आसपास करते हैं, कि मीडियन से ऊपर वाले और मीडियन से नीचे वाले, ये हमें ध्यान रखना होता है इसके इसको जब हम करते हैं, जब डिवाइड करते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है फाइव कोफिशिएंट, दैट इज R। इसको फाइव, इसको इस तरह से लिखते हैं R5। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।